नमस्कार, जय जोहार। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम बढ़त है छत्तीसगढ़ नवादुर्ग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सबके प्यार ने हमें बनाया है नंबर 1। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न सिर्फ टेलीविजन बल्कि डिजिटल में भी अपना परचम लहरा चुका है और लगातार ये नंबर 1 पर कायम है और इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश लगातार उन्नति कर रहा है। आज हम हैं दुर्ग संभाग में और यहाँ से हमने अलग अलग वर्ग और पेशे से जुड़े अलग अलग लोगों को बुलाया है, जिन लोगों ने यहाँ के लिए बहुत काम किया है, दुर्ग संभाग के लिए बहुत सारी उपलब्धियां जोड़ी है। उन सभी को हम आपके सामने लेकर आएंगे मंच पर और उनसे विकास के मुद्दे पर बातचीत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। सबसे पहले मैं मंच पर इनवाइट करती हूँ हमारे न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर मिस्टर अभिषेक शुक्ल को और साथ ही हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं मंच पर उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी का। ताम्रध्वज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कृषि मंत्रालय भी अब आपको ऐड हो गया है, क्या कुछ गाइडलाइन, कुछ रोड मैप भी दिमाग में चल रहा है कि कृषि मंत्रालय मिला है तो किस तरीके से आगे चलना है? कुछ बातचीत आपकी भी हुई होगी। खेती किसानी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो किसानों की सुविधा के लिए जितना बेहतर योजना बनाया जा सकेगा, वर्तमान में जितनी योजनाएं संचालित हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इन वर्षों में जितनी योजनाएं हम लोगों ने संचालित किया है, हमारी सरकार ने किया है, उसके बाद उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है वो ज़रूर करेंगे। जैसे सरकार बनने के पहले ही हम लोगों ने घोषणा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, किसानों की कर्जा माफ़ी से शुरू करके किसानों की धान खरीदी 2500 से शुरू करके जितना भी हम लोगों ने आगे बढ़ाए योजना, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो, ऋण से संबंधित हो, खाद्य से संबंधित हो, बीज से संबंधित हो। किसानी एक व्यापक क्षेत्र है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विंग्स हैं। तो उन तमाम चीज़ों की और जितनी योजनाएं बनी हैं उसमें और बेहतर हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहेंगे। अब बहुत जल्द चुनाव में भी जा रहे हैं आप लोग। पिछली बार जो मैनिफेस्टो में आप लोगों ने ऋण माफ़ी की बात की थी या समर्थन मूल्य का जिक्र किया था, वो एक बड़ा अहम पैमाना रहा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्या इस बार भी कुछ खास तैयारी कर रहे हैं विपक्ष को काउंटर करने के लिए? वो भी बहुत तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन वर्षों में हम लोगों ने जो किया है विशेष तैयारी करने की हमको, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग नीचे तक पहुँचे हैं अपनी योजनाओं के माध्यम से। जैसे छोटी सी बात, मान लो किसान का कर्ज माफ़ कर दिए, धान खरीदी कर रहे हैं 2500 में, तो इसमें बड़े किसान भी आते हैं, छोटे किसान भी आते हैं। अब कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है, अगर वो हमसे प्रश्न करे कि किसानों के लिए कर रहे, हमारे लिए क्या, तो 7,000 रुपया वार्षिक भूमिहीन कृषक मजदूर योजना लागू किया गया। देखिए, पेंशन 350 रुपया मिलता है, लेकिन इस योजना के तहत तो 500 रुपये से ज़्यादा राशि हम हर महीने देंगे, मतलब 7,000 सालाना। तो हर वर्ग को हमारे पास प्रदेश का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे लिए योजना नहीं बनी। अरबपति व्यक्ति भी अगर इस प्रदेश में रह रहा है, वो अगर कहे तो मैं उसको डंके की चोट पे कहूँगा कि हमारी बिजली बिल हाफ की योजना का लाभ उस अरबपति को भी मिल रहा है। तो गरीब आदमी से लेकर अरबपति तक हमारी योजना बनी है और बराबर उसका लाभ उस तक जा रहा है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो काम किया वो अद्भुत है, अलौकिक काम है। इसकी तुलना और इसका मुकाबला कुछ नहीं हो सकता। गृह मंत्रालय भी आपके पास है, बहुत अहम मंत्रालय छत्तीसगढ़ के लिहाज से, खासकर क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है तो गृह मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। वहाँ भी आप लोगों ने दावा किया कि नक्सल समस्याएं कम हुई। नक्सली मूवमेंट भी हमारे सरकार बनने के बाद कम हुआ, सुविधाओं का विस्तार भी हम लोगों ने किया। और बड़ी बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बस्तर अंचल के आदिवासियों को हल पकड़ाएं कि बंदूक, हमको निर्णय ये करना है। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम बस्तर अंचल के आदिवासियों को बंदूक पकड़ाने के बजाय हल पकड़ाएंगे। और उसका बड़ा तरीका
जो जमीन बड़े बड़े फैक्ट्री वालों ने लिया था उसको हम लोगों ने वापस किया। सामूहिक वन भूमि के पट्टे हम लोगों ने दिए, व्यक्तिगत पट्टे भी हम लोगों ने दिए। जंगल में जो कब्जा करके रखे रहते हैं आदिवासी, उसके पट्टे हमने दिए। अब उसमें वो धान ले रहा है, रागी ले रहा है, कोदो कुटकी ले रहा है। कल्पना करेंगे कि बस्तर का काजू विदेशों में जा रहा है ट्राई अप करके। ये आज हम ये कहें मात्र 3.5 साल में हमारी सरकार ने किया है। उस बस्तर जो रायपुर के एयरपोर्ट में उतरने पर लोगों को डर लगता था कि नक्सली नक्सली नक्सली, आज आप बस्तर अंचल में रात को 12 बजे आप आराम से आदमी रात को गुजरता है। ये वो छत्तीसगढ़ अब बना है इन 3.5 वर्षों में, और हम लोगों की, हमारे सरकार की योजनाओं के कारण हुआ है, ये बात मैं कह सकता हूँ। धर्मस्व मंत्री भी हैं आप, धर्मस्व मंत्री हैं और काफ़ी धार्मिक भी हैं, क्योंकि आपके करियर में भी एक ग्रोथ का बड़ा कारण रामायण पाठ वगैरह में आप हमेशा इंटरेस्टेड रहे हैं, बैठते रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है, धर्म की एक बड़ी जिम्मेदारी और ठेका उन लोगों ने ले रखा है। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में भी ये बार बार बातें उठती है, कैसे इससे निपट रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? देखिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में अंतर रहा। हम लोग जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जहां तक धर्मस्व का प्रश्न है, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों में 4 महाकुंभ का है। बड़े बड़े हमारे शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा 4 महाकुंभ का उल्लेख। माघी पुन्नी मेला का नाम बदल के 5वां महाकुंभ कर दिए। हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की, उनके निर्देश पर विधानसभा में पहला बिल, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पहला बिल मैंने पेश किया राजिम महाकुंभ को पुनः वापस राजिम माघी पुन्नी मेला करने का। और आपको बता दूं 14 करोड़ खर्च होता था, अब मैं 3 करोड़ में राजिम माघी पुन्नी मेला खर्च करता हूं, उसी राजिम माघी पुन्नी मेला में, और उससे बेहतर कार्यक्रम करते हैं हम। तो धर्मस्व विभाग, हम लोग बहुत बस्तर अंचलों में सेवादार के मानदेय में वृद्धि हम लोगों ने किया, पुजारियों के मानदेय में हम लोगों ने वृद्धि किया। दामाखेड़ा एक बहुत बड़ा कबीर पंथियों का धार्मिक स्थल है, 22 करोड़ के लागत से कबीर सरोवर का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। गिरोधपुरी हमारा सतनामी समाज के लोगों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है, वहाँ भी हम लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के हमारे धर्मस्व के द्वारा जितने मंदिर हैं जीर्णोद्वार उसका करना है, वो हम करते जा रहे हैं। तो धर्मस्व के द्वारा वास्तविक काम हम लोग कर रहे हैं, जो धर्म जिसको कहा जाता है उस दिशा में जो सही काम होना चाहिए, हमारी सरकार में हम लोगों ने वो काम भी शुरू किया है। इस संभाग की बात कर लेते हैं, दुर्ग की। बहुत निगम का वादा आपने किया था, बहुत तेजी के साथ आज भी लोग याद करते हैं। आपके कहने पे निगम आप लोग यहाँ पर आपने बना दिया है। अभी कोई दर्शकों में से मुझसे पूछ रहा था कि आप महानगर पालिका जैसा भी कुछ सोच रहे हैं, भविष्य में ऐसा संभव है? 3.5 साल के हमारे कार्यकाल में अभी बात आई नहीं, शुरू किए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें प्रदेश की जनता को हमारी सरकार से है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए एक नारा दिया गया है, भूपेश है तो भरोसा है, और उस भरोसे के कायम रखने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें नारा दिया विश्वास, विकास और सुरक्षा, और हम लोग विश्वास को मजबूती देने में भी हम सफल हुए हैं, सुरक्षा में भी सफल हुए हैं, और विकास में भी सफल हुए हैं। टूरिज्म का भी बहुत स्कोप यहाँ पे देखते हैं, पर्यटन भी आपके पास है। क्या देखते हैं अगले कुछ सालों में टूरिस्ट या पर्यटन के नक्शे पर देश भर में छत्तीसगढ़ जगह बना पाएगा? किस तरीके का किस सोच है आपकी? हमारे पास है जगह कि भगवान राम वनवास काल के 14 साल में 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं, और इस 10 साल में वो लगभग 75 जगह गए हैं। उनमें से जहाँ जहाँ रुके हैं उनमें से अभी हम लोगों ने 9 स्थानों को चिन्हांकित किया। जसपुर कोरिया से लेके रामाराम सुकमा तक के 9 स्थानों को चिन्हांकित करके लगभग 167 करोड़ की लागत से 3-4 विभाग मिलकर उन 9 स्थानों को हम लोग अभी बना रहे हैं, जिसमें माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में है। उसका 48 करोड़ की लागत से हम लोगों ने विकास किया है, विकास अंतिम चरण में है, बहुत बढ़िया बना है। 10 साल वनवास काल का भगवान राम ने यहाँ व्यतीत किया है, और वो सारी उनमें से 9 जगहों को राम वनगमन पथ के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। राजिम को, शिवरी नारायण को,
अभी चंपारण को भी हम लोगों ने 10वां स्थल ले लिया हाथ में। उनके विकास के लिए भी हम लोग अभी 20-25 करोड़ रुपया का लागत लगा रहे हैं। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से अब सतरेंगा और हसदेव बांगो में वाटर क्रूज लाने की हमारी तैयारी चल रही, वाटर रिसोर्ट की तैयारी चल रही है, वाटर एडवेंचर की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े जो हमारे डैम हैं उनमें जहाँ 12 माह पानी रहता है, उसमें कुछ नेचुरल भी, जैसे बस्तर अंचल जहाँ फॉरेस्ट इलाका है, 1 किलोमीटर के रेडियस को हम तार घेरा से घेर दें, बोर करके उसमें फाल बना दें, सब चीज़ कर दें, वो भी हमारा एक प्रयास चल रहा है। पर मात्र 3.5 साल में हम लोग जितना ज़्यादा कर सकते किए थे। लेकिन ये बात गर्व से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना, दिन भी आप पर्यटन करना चाहें तो छत्तीसगढ़ में उतना जगह हम लोगों ने बना दिया है। दुर्ग को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या सोच है? आप यहाँ के सांसद भी रहे हैं, अब तो मंत्री भी हैं, पिछले 3.5-4 साल या आगे को लेकर क्या आप सोचते हैं कि कैसा डेवलप होना चाहिए संभाग? एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में बैठा था। मैंने उनसे कहा कि आप भी दुर्ग से हो, मैं भी दुर्ग से हूँ, आपकी राजनीति भी दुर्ग से शुरू हुई, मेरी भी राजनीति दुर्ग से हुई, मेरी भी शिक्षा दुर्ग से, तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जो सोच में हैं आपके, आप प्रपोजल बना लो और तैयार करो। तो 2-3 प्रपोजल मैंने बनाए। एक तो आपके गुरुद्वारा से लेके नेहरू नगर के आगे जो गुरुद्वारा है वहाँ से बटालियन से लेके, वाई से ब्रिज से लेके और मालवीय चौक से लेके, पटेल चौक से लेके मिनी माता चौक तक जाने के लिए 4 लेन सड़क की एक स्कीम मैंने बनाया। फिर मालवीय चौक से जेल के पास तक के चौक के लिए एक स्कीम बनाया। जेल तिराहा से लेके मिनी माता तक महाराजा चौक के लिए एक स्कीम बनाया। कुछ आंतरिक सड़कों के लिए भी बनाया। उसमें एक हम लोगों ने शुरू किया बड़ी चीज को, और अभी बन रहा है। दुर्ग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बनी है। यूनिवर्सिटी दुर्ग जिला में आया, यहाँ अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेजों की शुरुआत हुई। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को हम लोगों ने अपने हाथ में लिया, शासकीकरण किया। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों में, उद्यानिकी विश्वविद्यालय यहाँ हम लोगों ने किया पाटन क्षेत्र में। तो अनेक चीज़ में, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, रेलवे ओवरब्रिज की बात हो, अंडर ब्रिज की बात हो, सारी दिशा में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके काम यहाँ आवश्यक है और वो हम लोगों ने नहीं किया हो। कुछ इच्छाएं रहती हैं जो आपको लगता है हाँ अधूरी रह गई, ये करना चाहिए, आने वाले समय में करूंगा? एक बड़ी इच्छा है श्री राम धाम निर्माण की। चाहता हूँ 15-20 एकड़ के एरिया में एक श्री राम धाम बने, भव्य मूर्ति हो भगवान राम की, और गुरुकुल की व्यवस्था हो, गौशाला की व्यवस्था हो, 12 माह वहाँ यज्ञ, हवन, प्रवचन, संस्कार की शिक्षा, ये सब चलता रहे। तो इस प्रकार की एक बड़ी इच्छा है। मैं मूलतः राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, पहले भी बोल दिया, 4 बार विधायक, 1 बार सांसद हूँ, पर राजनीतिक नहीं हूँ मूल रूप से। मैं सामाजिक हूँ, धार्मिक मेरी रुचि का विषय है। तो एक बड़ी इच्छा है ईश्वर की कृपा हो जाए, तो वो अगर हो जाए तो जरूर वो करना चाहता हूँ। उस दिशा में कदम तो उठा है, ट्रस्ट की पंजीयन हो चुका है। रामायण में कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक समारा। तो मैं अपने इस मानव जीवन की अंतिम इच्छा और सबसे बड़ा काम वो हो जाए तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा चीज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए। आपको भी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर मिस्टर अभिषेक शुक्ल से कि वो माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। और अगले सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिथिलेश ठाकुर को कि वे मंच पर आए, और उनके साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी भिलाई विधायक मिस्टर देवेंद्र यादव जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर देवेंद्र यादव जी का। देवेंद्र जी, स्वागत आपका। और आपने एक रिकॉर्ड बनाया कि सबसे कम उम्र का आप महापौर बने, और इसके बाद में लगातार आप सफलता के पायदान में चढ़ते गए और अब विधायक है भिलाई। आपको कैसा लगता है, मतलब एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई आपने? ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, बस चेहरा देख के उम्मीद में भिलाई ने एक नौजवान लड़के को
नगर निगम का महापौर बना दिया, जो नगर निगम पहली बार महापौर बनकर ही पहुंचा। तो ये भिलाई वासियों का ही धन्यवाद करूंगा, मैं उन्हीं के स्नेह प्रेम से हूँ। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, तो सबसे पहले चैलेंज क्या था यहाँ पर, और उसको उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आपने किस तरह से वर्क किया भिलाई के डेवलपमेंट को लेकर? बड़ा चैलेंज सबसे पहले तो मैं खुद था मेरे सामने, एक ऐसा अनुभवहीन युवा जिसको ना राजनीतिक समझ है कि राजनीतिक जीवन किस तरीके से होता है, ना प्रशासनिक समझ थी कि प्रशासनिक कार्रवाइयाँ किस तरीके से होती है। यही चुनौती मेरे से खुद से थी, खुद से सीखने की थी। तो मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। हमने देखा कि किस किस डिपार्टमेंट से हमारे लोगों को मदद हो सकती है। हमें पता चला आदिम जाति कल्याण विभाग से भी भवन बन सकता है, तो हम उनके मिनिस्टर के पास गए। हमें पता चला धर्मस्व निधि से भी मंदिर के निर्माण में मदद हो सकती है, तो हम उसके लिए गए। हमने देखा और समझा कि इस शहर में जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए रोजगार के अच्छे अवसर मिले, इसलिए हमने मदर्स मार्केट की शुरुआत की। वहीं भिलाई गारमेंट फैक्ट्री भिलाई में पहली बार खुलने वाली है, जिसमें लगभग 1000 महिलाओं को रोजगार मिलना है। हमने देखा कि हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो यहाँ पर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और सब कुछ करने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं? बैंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो वहां पर जाके कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। यहाँ पर कॉल सेंटर्स कुर्सी बार और वैशाली नगर में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें 500 सीटर वो कॉल सेंटर रहेगा, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चों को नौकरियां मिलेगी। तो ऐसे हम एक विजन के साथ जुड़े। इस न्यूज 18 के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 का भी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर मिस्टर अभिषेक शुक्ल से कि प्लीज वो स्टेज पर आए और स्मृति चिन्ह भेंट करें। अगले सेशन के लिए मैं चाहूंगी मिथिलेश जी हमारे साथ कंटिन्यू करें, और मैं मंच पर आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी राजेंद्र साहू जी को, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष हैं। और इनके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुकेश चंद्राकर जी को, जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हैं। सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने की एक बड़ी जिम्मेदारी मुकेश जी आपके कंधे पे मुख्यमंत्री जी ने दी है। कितना चैलेंजिंग है ये, और कितने किस तरह से कार्य कर रहे हैं? मैं एक सामान्य दिशा में और सामान्य तरीके से ही काम करते जाता हूँ, और इसमें मुझे भिलाई में, वैशाली नगर में, रिसाली में यहाँ के हमारे जो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उन लोगों के एक सामान्य से और बड़े अच्छे से सहयोग मिलते जा रहा है, जिसकी वजह से मैं उन लोगों के साथ रह के सामंजस्य बिठा के काम कर पा रहा हूँ। राजेंद्र साहू जी से सवाल मेरा होगा, किसानों की सरकार कहलाती है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। किस तरह का देखते हैं आज, किस तरह के बदलाव आप इसमें नजर आते हैं? अभी जब से माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, कृषि के साथ साथ सहकारिता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज हमारी जो योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी है। चाहे नरवा के माध्यम से हम जल संवर्धन की बात करें, पूरे प्रदेश में लगभग 20,000 से अधिक गांव हैं और 32,000 से ज़्यादा हमारे नरवा हैं। उसमें 13,500 नरवा को ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, उसको संवर्धन करने का काम चल रहा है। दूसरा गरवा, गोबर खरीदी का काम, ये हमारी सरकार कर रही है। गोबर खरीदी पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहाँ 2 रुपये किलो गोबर खरीदी हो रही है। और तीसरा वर्मी कंपोस्ट, हम वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। गौठान योजना आई, तो कहने का मतलब जितनी भी योजनाएं हैं वो खाली दिखाने के लिए नहीं है, किसानों को तो मजबूत किए। आज किसानों के जेब में पैसा है, कर्ज से नहीं डूबे। पहले बैंक की मांग नहीं होती थी, आज जहाँ जाते माननीय मुख्यमंत्री जी या दूसरे लोग, वहाँ किसान बोलते हैं कि हमको बैंक दिया जाए। छत्तीसगढ़ में 60 लगभग जिला सहकारी बैंक की मांग पूरे प्रदेश में हुई है। दुर्ग जिले में भी लगभग 10 से 12 बैंकों की डिमांड है। मुकेश जी, एक सवाल आपसे है कि अब फिर चुनावी मोड में हम लोग आ गए हैं, अब फिर चुनाव होंगे और उसके बाद में जिले की कमान आपके पे है। इस बार किस तरह का रहेगा टारगेट आपके पास?
पूरी कमेटी जो है, पूरी कांग्रेस की टीम जो है निरंतर बूथ स्तर पे जाके, हर वार्ड में जाके निरंतर इस पे वर्क कर रहा है। तो चुनावी वोट वाली बात नहीं है, हम लोग शुरू से ग्राउंड में थे, आज भी हैं और चुनाव के बाद भी ग्राउंड लेवल पे ही रहेंगे। चलिए राजेंद्र जी, आपका और मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि न्यूज़ 18 के इस कार्यक्रम में विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आप यहाँ पर पहुँचे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर ही बने रहें और साथ ही न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर मिस्टर अभिषेक शुक्ल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे मंच पर आएँ और स्मृति चिन्ह भेंट करें। अगले सेशन के लिए मैं चाहूँगी मिथिलेश जी हमारे साथ कंटिन्यू करें और मैं मंच पर आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूँगी भिलाई नगर निगम के महापौर मिस्टर नीरज पाल जी को। नीरज पाल जी का स्वागत है। आप लंबे समय से पार्षद रहे और अब एक महापौर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मेरे जो ऊपर के लोग हैं शायद वो मेरे काम को रेखांकित करते रहे होंगे, उसी का परिणाम है कि मैं आज इस जगह पे बैठा हूं। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है। भिलाई नगर निगम को देखा जाता है कि 2 भागों में बटा हुआ है, तो ऐसा आप किस तरह से इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ताकि दोनों ओर का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो? राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है, पिछले 15 सालों में जो काम रुके हुए थे वो तेज गति से हो रहे। उसमें लगातार मेरे वरिष्ठ जितने भी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे भिलाई के विधायक हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, सबका योगदान रहता है और हम लोग रोज एक नई ऊर्जा के साथ इस शहर को जो 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। भिलाई की यदि बात किया जाए तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट अगला क्या होगा? भिलाई के लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकता, जरूरतों को पूरा करना, साथ ही साथ इस शहर की व्यवस्थित बसाहट करना, इस शहर को दुनिया के, देश के नक्शे में अच्छी जगह पर ले जाना और उसके लिए जो भी काम होते हैं, चाहे वो सौंदर्यीकरण हो, चौक चौराहों का हो, सड़कों का हो, नालियों का हो, बाजारों का हो, वो सारे काम चल रहे हैं और इसमें हम लोगों का लगातार प्रयास जारी है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं और आप न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अब मैं हमारे न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर मिस्टर अभिषेक शुक्ल से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ वे मंच पर आएँ और स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे अतिथि को। और हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी रिसाली नगर निगम सभापति श्री केशव बंछोड़ जी का। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा जी का। शशि सिन्हा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 के इस खास प्रोग्राम में। केशव जी सभापति हैं रिसाली नगर निगम के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सेशन की शुरुआत करेंगे आप ही से। कैसी देखते हैं कि एक गृहिणी से लेकर सीधा आप मेयर, मतलब शहर के प्रथम नागरिक बनी है, कैसे देखती हैं? मैं पहले गृहिणी थी, गृहिणी से राजनीति का सफर काफ़ी कठिन मुझे लगा शुरुआत में। पहले तो मैं जनता के बीच में मैं बोलने से घबराती थी, मैं कभी माइक ये सब कार्यक्रम में कभी शामिल भी नहीं हुई थी, पर जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। किस तरह की योजना है आपकी, चूंकि बहुत असीम वहाँ पे काम करने के लिए बहुत एक ग्राउंड पड़ा हुआ है। निगम का जो कार्य योजना है हमारे यहाँ अभी मरोदा गार्डन में 3 करोड़ 50 लाख का फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है और तालाब का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। जनता सब जानती है कि इतना विकास कार्य हुआ है कि हमें जगह ढूंढना पड़ेगा 5 साल में। जी, केशव जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, सभापति हैं आप। देखिए, अल्पकाल हुआ है, बहुत समय नहीं हुआ रिसाली नगर निगम को बने हुए, फिर भी यदि बात करें विकास की, यदि बात करें तो किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है पहले अभी और अभी में, क्या अंतर दिखते हैं इसमें? पहले स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम से या तो रिसाली क्षेत्र के लोगों को दुर्ग जिला अस्पताल जाना पड़ता था या शास्त्रीय अस्पताल आना पड़ता था सुपीला। आज वहाँ 30 बिस्तर का अस्पताल रुआ बांधा में संचालित हो रहा है। वैसे ही शिक्षा के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में सरकारी कॉलेज, साइंस कॉलेज दुर्ग पढ़ता था या फिर उतई जाते थे रिसाली क्षेत्र के बच्चे जिनको शासकीय महाविद्यालय में अध्ययन करना होता था। आज नवीन शासकीय महाविद्यालय मरोदा मैत्री बाग रोड में संचालित हो रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, आपका भी, और शशि मैडम आपका भी। बुलाना चाहती हूँ हमारे न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर मिस्टर अभिषेक शुक्ल को, वे मंच पर आए और हमारे अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित करें।
आप देख रहे हैं न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के महामंच से बाढ़ है छत्तीसगढ़ नवा दुर्ग को पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।